So welcome back. Now this is a third lecture on the chapter Health and Disease. Here before, in two video lecture, in detail we talked about the classification of diseases. In third and fourth lecture, in detail I will talk for the concept of immunity. हा जो कंसेप्ट ऑफ इम्युनिटी है हा तुम्हारा लाइफ लॉन्ग इंपॉर्टेंट है. मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊंगा और ये दोनों अभी पार्ट जो होंगे इम्यूनिटी पे उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आएगी कि हमारा शरीर रोगों से लड़ता कैसे है, या फिर ब्लड ग्रुप के एंटीजेन्स कौन से रहते, किसका ब्लड किसको चलता नहीं चलता, RH इनकम्पेटेबिलिटी क्या है, क्यों कोई मां अगर निगेटिव ब्लड ग्रुप की है और उसकी कोख में जो बच्चा है यदि वो पॉजिटिव है तो पहले के दौर में इसके बारे में लोग क्या सोचते थे, आज क्या है, ये सब इसमें आएगा. तो देखो, बिफोर आई स्टार्ट विथ इम्युनिटी कुछ बेसिक चीजें समझना जरुरी है. इम्युनिटी पार्ट शिकत असताना खूप बेसिक गोष्टी आधी तुम्हाला समजून घ्याव्या लागतील. जसं अँटीजेन काय असतो, अँटीबॉडी काय असते, त्याच्यानंतर मधातच आपल्याला इम्युनिटी शिकत असताना एक पॉज घेऊन आपल्याला वापस एकदा ब्लड पाहावं लागेल. बघा, तुमचं खूप डिटेल मध्ये ब्लड झालेलं आहे इन द चॅप्टर सर्क्युलेशन, पण हरिडली 5 मिनिटात मी पुन्हा ब्लडचा कन्सेप्ट फ्रेश करून देईन. तो लेट अस स्टार्ट विथ इम्यूनिटी फर्स्ट. जहां भी हम आप रहते हैं, जिस वातावरण में हम हैं, जहां हम लोग सांस लेते, खाना खाते, पानी पीते, रहते हैं, घूमते हैं, उस वातावरण में कई प्रकार के माइक्रोब्स है. इसका मतलब हम माइक्रोब्स में घिरे हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट ऑफेंसिव और हार्मफुल, but few are pathogen. So though we are amidst the pathogen every day, we are not infected, we are healthy. म्हणजे ज्या वातावरणात तुम्ही आम्ही राहतो, श्वास घेतो, जेवण करतो, पाणी पितो, राहतो, फिरतो, इथे खूप सारे मायक्रोब्स असतात वातावरणात. ठीक आहे की जास्तीत जास्त हे काही हानिकारक नसतील, पण जे फार थोडे पॅथोजन्स असतील ज्याच्यामुळे डिसीजेस होतात, तर या पॅथोजन मध्ये आपण घेरलेले असताना सुद्धा आपण हेल्दी कसं काय, आपल्याला डिसीज का होत नाही. तुम्ही आठवा, मागच्या 1-2 वर्षात तुम्ही किती दिवस आजारी होते. तो हार्डली युअर आंसर विल बी 2 days, 4 days इन 2 years. तो हम लोग पैथोजन में घिरे होने के बावजूद भी हेल्दी क्यों हैं? इट इज बिकॉज इम्यूनिटी. इट इज अ नेचुरल कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द इन्फेक्शन. हमारी जो रोग प्रतिकार क्षमता है, जी रोग प्रतिकार शक्ती आहे, ती आपली एक नॅचरल कॅपॅसिटी आहे जे इन्फेक्शनला रेजिस्ट करते. आणि मला वाटतं इट इज द बॅकबोन ऑफ द हेल्थ. म्हणजे आपण हेल्दी असण्याचा जो बॅकबोन आहे ती आपली रोग प्रतिकार क्षमता आहे. इट्स अ रियल वेल्थ. आता ही जी रोग प्रतिकार क्षमता आहे, सो इन एव्हरी वन ऑफ यू
यू हैव टू काइंड ऑफ इम्यूनिटी। आप में से हर किसी के पास दो प्रकार की रोग प्रतिकार क्षमता है। एक जो आपको जन्म से मिली और दूसरी जो आपने प्राप्त करी। म्हणजे रोग प्रतिकार शक्ती तुमच्या प्रत्येकाकडे आहे, पण ती दोन प्रकारची आहे। एक जी जन्मापासून आहे ती इनेट, दूसरी जो आपने खुद ने प्राप्त की है वो जन्म से नहीं थी, दैट इज अक्वायर्ड। तो जी इनेट इम्युनिटी असते म्हणजे जी जन्मापासून असते, जी आई वडिलांकडनं त्यांच्या मुलांना जाते, त्याच्यात आपलं काही योगदान नाही। इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स वाया जीन्स। तो जो इम्यूनिटी जन्म से है, माता पिता से ट्रांसफर हुई है, दैट इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, आल्सो कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी। और जो आपने जन्म के बाद प्राप्त की है, सोचो आप जो अभी 12वीं के बच्चे हो, आपकी उम्र होगी 17-18 साल, तो पिछले 17-18 साल में आपने भी एक इम्युनिटी खुद ने प्राप्त की है। एक रोग प्रतिकार क्षमता तुम्ही स्वतः प्राप्त केली मागच्या 17-18 वर्षात, त्याला म्हणतात अक्वायर्ड इम्युनिटी। ती स्पेसिफिक इम्युनिटी असते। म्हणजे एक्स अँटीजेन आला तर एक्स अँटीबॉडी, वाय अँटीजेन आया वाय अँटीबॉडी, झेड अँटीजेन आला झेड अँटीबॉडी। याचा अर्थ की जर एक्स अँटीजेन आला तर झेड अँटीबॉडी काम नाही करणार, तुम्हाला एक्सच लागेल, लाईक अ लॉक अँड की। म्हणजे कुठलीही चाबीनं कोणतंही कुलूप नाही उघडता येत, ते हायली स्पेसिफिक असते, त्या कुलपाला तीच चाबी। म्हणजे या मार्करला हेच टोकन लागते, याप्रमाणे इट इज हायली स्पेसिफिक, इट इज अडॅप्टिव्ह। द व्हरायटी ऑफ एन्व्हायरमेंट यू विल बी एक्सपोज्ड, इट विल बी more strong. If you are confined in only particular kind of environment, समझा घर, क्लासरूम, स्कूल, कॉलेज, प्लेग्राउंड, यहीं तक अगर आप सीमित हो तो आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी माने एक्वायर्ड इम्यूनिटी कम होगी। तो लेट अस स्टडी फर्स्ट इन डिटेल इनेट इम्यूनिटी। अभी हम 15 मिनट तक अक्वायर्ड इम्युनिटी को बाजूने रखेंगे आणि आपण फक्त ती इम्युनिटी पाहू जी आपल्या आईवडिलांकडनं आपल्यामध्ये आली, जी आपली नाही स्वतःची, जी जन्मापासून आहे। तो इनेट इम्युनिटी इज द इम्युनिटी विच इज प्रेझेंट राइट फ्रॉम द बर्थ। दिस इम्युनिटी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग वाया जीन्स। इट इज प्रेझेंट इन एव्हरीवन, आय मीन इनव्हर्टिब्रेट्स, व्हर्टिब्रेट्स, सगळ्यांमध्ये इनेट इम्युनिटी असते। इट इज नॉन स्पेसिफिक इम्युनिटी। थोड़ा सोचो, इसको नॉन स्पेसिफिक क्यों कहा गया? जैसे हमारी स्किन है जो बाहरी एंटीजेन को अंदर घुसने नहीं देती। अब ये तो जनरल है, ये किसी वायरस को नहीं आने देगी, किसी बैक्टीरिया को नहीं आने देगी। सो इट वर्क इन जनरल। जैसे घर की कंपाउंड वॉल है तो वो चोर उचकों को अंदर नहीं आने देगी, ढोरवास्त्र आतमध्ये येणार नाही, मांजर कुत्रे आतमध्ये येणार नाही। म्हणजे ती जनरल आहे, असं ठराविक नाही की यातून मांजर नाही आली पाहिजे, असं नाही। तो इट इज हायली, इट इज नॉन स्पेसिफिक, म्हणजे जनरल आहे ती। आता ही जी इनेट इम्युनिटी असते म्हणजे जन्मापासून असते, त्याची स्ट्रॅटेजी काय आहे? तो आपण एक विचार करू, आपण स्वतःला विचारू की जी जन्मापासून रोग प्रतिकार क्षमता होती, जो जन्म से रोग प्रतिकार क्षमता हमारे आपके पास थी, जो माता पिता से आई, वो हमें बचाती कैसे है? पूछो इनेट इम्युनिटी से कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट अस
फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंसेस, फ्रॉम द पैथोजन। तो उन्होंने कहा देखो, हम किसी के साथ लड़ेंगे बढ़ेंगे नहीं, हमारी स्ट्रेटजी है, हमारा तरीका है टू ले डाउन द बॅरियर्स, म्हणजे इनेट इम्युनिटीचा जो प्रकार आहे आपल्याला प्रोटेक्ट करण्याचा, तो अडथळे निर्माण करण्याचा आहे. सो आय विल गिव्ह यू अ फंटास्टिक एनालॉजी. लेट अस बी नॉन बायोलॉजिकल फॉर अ व्हाइल. से हमारे घर को जो कंपाउंड वॉल रहती है, दैट इज से अ फिजिकल बैरियर फॉर द एंट्री ऑफ पैथोजन. मग कोणी म्हणेल कि सर कंपाउंड वॉल जो है वो हमारे घर का पहला प्रोटेक्शन है, कोई उसे लांग के आया तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा. आपल्या कंपाउंड वॉल वरून जर कोणी आलं तर आपल्या घराला दरवाजा असतो, तो दिस इज द सेकंड बॅरियर. तो सपोज फिजियोलॉजिकल बॅरियर म्हणजे घराचा दरवाजा. तो सर कंपाउंड वॉल को लांग के आया मतलब फिजिकल बैरियर से काम नहीं हुआ, दरवाजा खुला था मतलब समझो फिजियोलॉजिकल से भी काम नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा. समजा आपल्या घरी कुत्रा असेल, अ पेट डॉग, तो तो भुंकतो. सो सपोज इट इज अ फैगोसाइटिक बैरियर. फिर भी पहली लाइन लांग के कोई आता है, दूसरी लाइन को लांग कर कोई आता है, आणि समजा कुत्राही आपला प्रोटेक्शन नाही करू शकला तर आपण जोराने ओरडू तर शकतो. सो दॅट इज अ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स और साइटोकिन बैरियर्स. म्हणजे इनेट इम्यूनिटी का कहना है हम आपको जो प्रोटेक्शन देंगे वो कुछ ऐसा देंगे कि हम लोग बाहरी पार्टिकल की एंट्री को रोक देंगे. जसं एखादा व्हीआयपी माणूस असतो तो उसकी सिक्योरिटी की पहली लाइन रहती, से इट इज फिजिकल बैरियर, म्हणजे एनाटॉमिकल बैरियर. फिजिकल को ही एनाटॉमिकल कहते हैं. अगर उसमें से कोई आ गया तो सेकेंड लाइन भी है, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर. उसको भी चीर के कोई आया तो तीसरी अजून एखादी लाइन असेल, सो दैट इज से फैगोसाइटिक बैरियर. उसको भी लांग के आने की कोशिश करे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमारे पास इन्फ्लामेटरी बैरियर या साइटोकिन बैरियर है. टू कट इन शॉर्ट, म्हणजे एकदम थोडक्यात, ही जी इनेट इम्युनिटी असते ना, हे अशा अँटीबॉडी वगैरे बनवत नाही. याला आपल्या शरीरात पॅथोजनला यायला अडथळे निर्माण करते. सो दॅट इज बॅरियर. एक खास गोष्ट, फिजिकल बॅरियर म्हणजे अनाटॉमिकल बॅरियर, फिजियोलॉजिकल बॅरियर, या दोन मिळून म्हणतात फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेन्स. सो फिजिकल आणि फिजियोलॉजिकल बॅरियर मिळून तयार होते फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेन्स. फॅगोसाइटिक बॅरियर म्हणजे सेल्युलर बॅरियर, याचं दुसरं नाव आहे सेल्युलर बॅरियर. आणि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, या दोन मिळून तयार होत असते सेकंड लाइन ऑफ डिफेन्स. सो पहिलं सुरक्षा चक्र फिजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर, दूसरा सुरक्षा चक्र फैगोसाइटिक बैरियर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. आंसर, ये दोनों चक्र को चीर के कोई आ गया तो क्या हम बीमार पड़ेंगे? नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं. आपके पास है अक्वायर्ड इम्युनिटी. मग ही जी अक्वायर्ड इम्युनिटी है ना, जी तुम्ही स्वतः प्राप्त केली है. सो आप लोग जो अभी 17-18 साल के हो, तो आपने ये 17-18 साल में जो रोग प्रतिकार क्षमता प्राप्त की है
आपकी खुद की अक्वायर्ड, दैट इज अ थर्ड लाइन ऑफ डिफेन्स. तो इनेट इम्युनिटी, टू लाइन ऑफ डिफेन्स, आणि तुमची अक्वायर्ड थर्ड लाइन ऑफ डिफेन्स. अब हमको सीखना है वन बाय वन. एक पॉज के. सो लेट अस स्टार्ट इन डिटेल विथ द इनेट इम्युनिटी. मग आता हरिडली सांगा, इनेट इम्युनिटी म्हणजे काय? तो सर, जो रोगप्रतिकारक शक्ती जन्मापासून होती तिलाच नॉन स्पेसिफिक म्हणतात, तिलाच नॅचरल म्हणतात. तो इनेट इम्युनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्युनिटी और नेचुरल इम्युनिटी हैज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी टू प्रोटेक्ट अस. उनका तरीका है कि दुश्मन को हम तक पहुंचने से रोकना है 4 बैरियर से. अब मेरी दिक्कत आप समझो. एनसीईआरटी कहती है फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फैगोसाइटिक और सेलुलर बैरियर, साइटोकिन बैरियर. और आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की किताब या कुछ ऑथर्स कहते, इस दिक्कत को समझो. दे सेड फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फैगोसाइटिक और सेलुलर बैरियर, एंड चौथं इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स. तो सर ये साइटोकिन बैरियर उन्होंने कहां रखा? वो उन्होंने फिजियोलॉजिकल में डाल दिया. तो हम लोग एक ब्लेंड बनाएंगे, मिश्रण. सो एनसीईआरटी एज वेल एज स्टेट बोर्ड के हिसाब से तो हमने यहां पे 5 बैरियर लिख दिए. तो अब देखो, फिजिकल बैरियर और एनाटॉमिकल बैरियर. हा पहिला बैरियर है, दुश्मन को अंदर आने से रोकता है. सोचो, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका पूरा शरीर कुदरत लैमिनेट करके भेजती है. एंड दैट लैमिनेशन इज द स्किन. Skin is the largest body organ. The surface area of the skin is 1.7 मीटर स्क्वेअर. म्हणजे ही जी आपली त्वचा आहे ना, हे सगळ्यात मोठा बॉडीचा ऑर्गन आहे. याचा सरफेस एरिया 1.7 मीटर स्क्वेअर आहे. आणि ही तुमची आमची जी स्किन आहे, हीच आहे फिजिकल बैरियर. मुझे बताओ, जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस रूम में कई सारे हैं पैथोजन. वो हमारे शरीर में घुसना चाहते, पर हमारी जो टफ स्किन है वो उसको अंदर जाने नहीं देती. तो स्किन इज अ फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर. पर अब कुछ लोग सोचते होंगे कि सर, हां, हमारे ऊपर स्किन है, पर कुछ तो छेद है शरीर के ऊपर. देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम ओपन्स टू आउटसाइड बाय नेयर्स, म्हणजे श्वसन संस्था शरीराच्या बाहेर नाकपुड्यातून उघडते. कि सर, आपने कहा ना कि ये स्किन पैथोजन को अंदर जाने से रोकती है. ठीक है, अब यहां कहां स्किन है? यहां से तो वो जा सकते थे. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ओपन्स टू आउटसाइड. सेकेंड इज डाइजेस्टिव सिस्टम, पचन संस्था. तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को तो 2 ओपनिंग है, द एंटीरियर एनस, आई एम सॉरी, एंटीरियर माउथ, पोस्टीरियर एनस. तो वहां से एंट्री होती क्या? चांस तो है, बिकॉज दे आर द ओपनिंग.
तीसरी सिस्टम है एक्सरेटरी सिस्टम, म्हणजे जे सूचं छिद्र असेल तो हमारी एक्सरेटरी सिस्टम ऑल्सो ओपन्स टू आउटसाइड. एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वापस एक बार, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डायजेस्टिव सिस्टम, एक्सरेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या 4 सिस्टम शरीराच्या बाहेर उघडतात. त्यांना ओपनिंग है, तो फिर उस ओपनिंग से क्यों नहीं दुश्मन घुसा? तो थैंक गॉड कि जहां पर छेद है, जहां से उनको एंट्री मिल सकती थी, उन सिस्टम के अंदर से जो एपिथेलियम है, इट इज म्यूकस कोटेड एपिथेलियम. म्हणजे पहिले तर स्किन जाऊ देत नाही, नाका वाटे, तोंडा वाटे, गुदद्वारा वाटे, लघवीच्या छिद्रा वाटे, रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टमच्या छिद्रातून पॅथोजेनला एंट्री होऊ शकली असती. बट ये जो 4 सिस्टम है जो शरीर के बाहर खुलती है, उनको अंदर से है म्यूकस कोटेड एपिथेलियम, चिकट पदार्थ, और ट्रैप द पैथोजन. तो अब ध्यान रहे, फिजिकल बॅरियर म्हणजे अनाटॉमिकल बॅरियर म्हटलं की म्हणायचं स्किन प्लस म्यूकोसा, म्हणजे म्यूकस कोटेड एपिथेलियम. नीट क्वेश्चन यहां पर एक बार आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच? तो स्किन एंड म्यूकोसा इज अ फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर. आता सेकेंड, जैसे मैंने कहा कि अगर कंपाउंड वॉल को लांग के कोई चोर आ गया तो, मतलब अगर फिजिकल बैरियर से काम नहीं हुआ तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा. अभी हमारे पास है फिजियोलॉजिकल बॅरियर. तो सर जसं स्किन आणि म्युकोसा हा फिजिकल बॅरियर आहे, तर मग फिजियोलॉजिकल बॅरियर म्हणजे? तो फिजियोलॉजिकल बैरियर म्हणजे एकदम शॉर्ट मध्ये, ध्यान में रखने के लिए आसान, एनी बॉडी सिक्रीशन, जैसे सलाइवा इन माउथ, टीयर इन आईज, म्हणजे तोंडातली लाळ, डोळ्यातले अश्रू, सेरुमेन इन इयर्स, कानातला मळ, एक्सियल इन स्टमक, म्हणजे पोटातली ऍसिडिटी, बॉडी टेम्परेचर, म्हणजे बुखार जो चढ़ता है वो. तो ये है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर. अब देखो, ये है रोटी सब्जी. तो अगर हम लोग खाना खा रहे और उसमें अगर पैथोजन है तो थैंक गॉड हमारा जो सलाइवा है उसमें एक बैक्टीरिसाइडल एंजाइम है, लाइसोजाइम. वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट कर देते हैं और खाने के साथ पैथोजन को अंदर जाने नहीं देते. हमारी आंखें तो खुली है, यहां से क्यों नहीं एंट्री होती? क्योंकि आंखों में जो आंसू है, टीयर्स, दे आल्सो कंटेन लाइसोजाइम विच आर बैक्टीरिसाइडल. वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को नष्ट करते हैं. कानातला जो मळ असतो ना, इट इज ऑल्सो अ फिजियोलॉजिकल बॅरियर. तो सर मग तोंडा वाटे जाता नाही येणार, डोळ्यातनं जाता नाही येणार, कानातनं जाता नाही येणार, तो भी एसिडिटी इन द स्टमक. सो घास जेमा, मतलब वो जो निवाला है, वो माउथ, ओरल कैविटी, फैरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक में जब जाता तो वहां पे आप जानते आपका डाइजेशन टॉपिक हुआ है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, द पीएच इज 1.4 to 1.8, तो वो भी पैथोजन को मार डालता. सो सलाइवा इन माउथ, टीयर्स इन आईज, सेरुमेन इन ईयर, एसिडिटी इन स्टमक. अब बुखार, देखो जब भी बुखार चढ़ता है समझ लेना बॉडी इज फाइटिंग.
म्हणजे सर हमको जो बुखार चढ़ता है, आपल्याला जी ताप येते ती चांगली असते का? हा, कोई प्रॉब्लेम नाही. अप टू सम 102, 103 डिग्री फ़ारेनहीट वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारा शरीर झगड़ रहा है, द बॉडी इज फाइटिंग. तो जैसे फिजिकल बॅरियर मध्ये काय आलं होतं, स्किन आणि म्युकोसा, तसं आता फिजिओलॉजिकल बॅरियर मध्ये काय काय येतं सांगा. तो सर सलाइवा इन माउथ, टीयर्स इन आईज, सेरुमेन इयरवॅक्स, ऍसिडिटी इन स्टमक आणि बॉडी टेम्परेचर म्हणजे फीवर. इट ऑल्सो किल्स द पैथोजन. आता कुछ ऑथर के हिसाब से, बोर्डाच्या पुस्तकाच्या प्रमाणे, हे जे साइटोकिन बॅरियर आहे ना, ऍक्च्युअली हे फिजियोलॉजिकल मध्ये येऊन जातं. मग काय असतात साइटोकिन बैरियर? अब ध्यान से और आराम से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दो. मैं पूछूंगा, जब भी किसी सेल में वायरस की एंट्री होती, मतलब वायरस इन्फेक्टेड सेल, तो शरीर की किसी सेल में वायरस घुस गया तो वो हो गई वायरस इन्फेक्टेड सेल. तो वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूसेस अ ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन. अंडरलाइन, इंटरफेरॉन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन. कोण बनवते हे इंटरफेरॉन नावाचं ग्लाइकोप्रोटीन? हमारी बॉडी की वो सेल जिसे वायरस ने किया इन्फेक्शन. तो वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूसेस अ ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन. अब क्या होगा इंटरफेरॉन से? अब ध्यान दो, वो सेल तो मरेगी पर उसकी कुर्बानी व्यर्थ ना जाएगी. दिस इंटरफेरॉन, अ एंटीवायरल सब्सटेंस, प्रोटेक्ट एडजेसेंट सेल्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड. सो ये भी तो एक प्रकार की फिजियोलॉजी है, और इसीलिए शायद साइटोकिन बैरियर्स को फिजियोलॉजिकल बैरियर में लिया है. एंड these two together constitute a first line of defense. म्हणजे ये हम लोग है, और हमारा जो पहला सुरक्षा चक्र है वो है फिजिकल बैरियर म्हणजे स्किन प्लस म्यूकस कोटेड इपिथेलियम. फिजियोलॉजिकल बैरियर म्हणजे बॉडी सिक्रिशन्स, ऍसिडिटी, बॉडी टेम्परेचर आणि समजा इंटरफेरॉन्स. अब हम लोग सेकेंड लाइन में जा रहे हैं. एक पॉज दिया. नाउ द थर्ड बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी, इट इज फैगोसाइटिक बैरियर. इसी को सेलुलर बैरियर भी कहते हैं. तो कौन है फिजिकल बैरियर? तो सर स्किन एंड म्यूकस कोटेड इपिथेलियम. कौन आहे फिजियोलॉजिकल बैरियर? सलाइवा इन माउथ, टीयर्स इन आईज, सेरुमेन ऑफ ईयर, ऍसिडिटी ऑफ स्टमक, बॉडी टेम्परेचर, आणि व्हायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूसेस अ ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन. देखो, इंटरफेरॉन तभी बनेगा जब कोई वायरल इन्फेक्शन होगा. म्हणजे आता हा जो व्हायरस आहे कोरोना, ज्याला कोणाला इन्फेक्शन झालं असेल तो उसके अंदर ये ग्लाइकोप्रोटीन बने हैं कॉल्ड इंटरफेरॉन्स. लीव इट, हमको उसके बारे में बात करनी है. तो फॅगोसाइटिक बॅरियर मग कोण आहे? तो फॅगोसाइटिक बॅरियर म्हणजे अ काइंड ऑफ सेल्स. मग कोणत्या सेल्स आहेत? तो नंबर 1 PMNL, पॉलीमॉर्फो
nuclear leukocyte, which are a kind of leukocytes, WBC. Number 2, मॅक्रोफेग, म्हणजे ज्या टिश्यू मध्ये असतात. नंबर 3, NK सेल, नॅचरल किलर सेल, अ काइंड ऑफ लिम्फोसाइट. आणि मोनोसाइट. तो सर्कुलेशन नाम के टॉपिक में अगर हम लोग जाते हैं और याद करते, रिकॉल करते, तो मग ते पिक्चर क्लिअर व्हायला पाहिजे की न्यूट्रोफिल म्हणजे काय. तो ब्लड, प्लाज्मा, कार्पसल. कार्पसल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट. डब्ल्यूबीसी मध्ये ग्रॅन्युलोसाइट, ए ग्रॅन्युलोसाइट. ग्रॅन्युलोसाइट मध्ये न्यूट्रोफिल, ऍसिडोफिल, बॅसोफिल. आणि ए ग्रॅन्युलोसाइट मध्ये मोनोसाइट आणि लिम्फोसाइट. तो जैसे कि मैंने ये लेक्चर स्टार्ट करते वक्त कहा, एक घड़ी भर के लिए हमें इम्यूनिटी से थोड़ा दूर सर्कुलेशन में जाना होगा और कंसेप्ट ऑफ ब्लड हमें सीखना है. तो एक 5 मिनट के लिए आप कंसेप्ट ऑफ ब्लड में चलिए. So to understand the concept of immunity, one must have a thorough knowledge of blood and blood cell. म्हणजे रोगप्रतिकार शक्ती खूप चांगली समजून घ्यायची असेल तर आपल्याला ब्लडचं एक नॉलेज पाहिजे. सर्क्युलेशन नावाच्या टॉपिक मध्ये तुमचं डिटेल मध्ये हे सगळं झालं, पण आपण तरीही एक 5 मिनिटं सगळं रिकॉल करू. ये सारी टर्म आने वाली है, जैसे कि न्यूट्रोफाइल, जैसे कि बैसोफाइल, तो आपको ध्यान में रखना है. और मैं 2 वीडियो हो गए पर आपको बताना भूल रहा कि ये स्क्रीन कंटिन्यू रहता है आधा घंटा. सो व्हाई डोंट यू राइट द नोट्स. ये अगर आप टेबल भी निकाल लेते हैं और कुछ मेरे सेंटेंस ध्यान में रख के वहां लिख लेते हैं, एक अच्छी सी नोट्स भी बन सकती है. सो एनीवेज, लेट अस स्टार्ट विथ ब्लड. सो द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी. हर किसी में एक एवरेज 5 लीटर ब्लड रहता है, या 6 to 8% ऑफ द बॉडी वेट, म्हणजे वजनाच्या 6 ते 8% एखाद्यात ब्लड असते, किंवा एवरेज 5 लीटर्स असते. तो ये जो ब्लड है वो 2 चीजों का बना है. समझो ये ब्लड है, इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स. इट इज अ लिक्विड पार्ट कॉल्ड प्लाज्मा and the cellular part is corpuscle. म्हणजे ब्लड 2 गोष्टीचं बनलं. त्यातलं जे पाणी असेल, लिक्विड असेल, सो दॅट इज प्लाझ्मा. आणि त्याच्यात ज्या सस्पेंडेड सेल्स होत्या, ब्लड सेल्स, दे आर कार्पसल. तो 55% ऑफ द होल ब्लड इज प्लाझ्मा, 45% ऑफ द होल ब्लड इज कार्पसल. तो ही जी प्लाझ्मा असते ना, लिक्विड पार्ट, इट इज येलोइश और स्ट्रॉ कलर, म्हणजे पिवळसर असते. या प्लाझ्मा मध्ये 90 to 92% वॉटर आहे. तो मान के चलो 90% प्लाज्मा मध्ये वॉटर है, तो बचे 10%. तो अब 10% में 7% प्रोटीन्स है. प्लाज्मा प्रोटीन या सीरम प्रोटीन्स. आठवा बरं, कोणते आहेत प्लाज्मा प्रोटीन और सीरम प्रोटीन? तो सर इट इज अल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन.
अब बताओ उनके क्या फंक्शन है? तो सर अल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर, ग्लोब्युलिन इन्वॉल्व इन डिफेन्स. नीट क्वेश्चन आहे. ग्लोब्युलिन नावाचं जे प्रोटीन आहे प्लाझ्मामध्ये ते म्हणजेच अँटीबॉडी आहे. आपण एक प्लाज्मा थेरेपी ऐकतोय की नहीं कोविड-19 साठी, कि जिस व्यक्ति को कोरोना इन्फेक्शन हुआ था कोविड-19, अब वो रिकवर हो गया, तो उसके शरीर में वायरस गए थे, उस व्यक्ति ने उनके खिलाफ बनाई एंटीबॉडी. वो जो एंटीबॉडीज रहती वो रहती ग्लोब्युलिन प्रोटीन, आणि त्या अँटीबॉडी मग दुसऱ्या इन्फेक्टेड व्यक्तीला देत असतात. त्याला प्लाझ्मा थेरपी म्हणतात. रेडीमेड अँटीबॉडीज. तो अल्बुमिन ब्लड प्रेशर, ग्लोब्युलिन डिफेन्स, फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग, हिपैरिन नेचुरल एंटीकोएगुलेंट. माने जख्म होने के बाद में खून का क्लॉटिंग करता है फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन, और हमारे अंदर जो 5 लीटर ब्लड घूम रहा है उसको क्लॉट नहीं होने देता नॅचरल अँटीकोएग्युलंट इज अ हिपॅरिन. हे 5 प्रकारचे प्रोटीन्स असतात. आणि अदर्स मध्ये न्यूट्रिएंट्स असतील, नायट्रोजिनस वेस्ट असतील, गॅसेस असेल, एन्झाइम्स असेल, कोलेस्टेरॉल असेल, आयोडीन असेल, एटसेट्रा. तो दिस इज 55% ऑफ द होल ब्लड प्लाझ्मा. आता उरलं 45%. दॅट इज कार्पसल्स, म्हणजे ब्लड सेल्स. मग हे कार्पसल्स 3 प्रकारचे असतात. आरबीसी म्हणजे इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी म्हणजे ल्युकोसाइट, आणि प्लेटलेट म्हणजे थ्रोम्बोसाइट. आरबीसी जिनकी वजह से ब्लड रेड है, इनका केवल इतना काम है कि लंग से हर सेल तक 97% ऑक्सीजन ले जाना, और आते समय हर सेल से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड ले आना. म्हणजे आरबीसी डिफेन्स कोई रिलेशन नहीं. आरबीसी इज इन्वॉल्व इन ट्रान्सपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गॅसेस, की जाताना आम्ही ऑक्सिजन घेऊन जाऊ, येताना CO2 आणू. डिफेन्सने आमचं काही देणं घेणं नाही. प्लेटलेट क्लॉटिंग माने when a body part is cut and bleeding start, within 2 to 6 minutes the automatically bleeding stop called by the process called coagulation. तो coagulation is started by platelet या thrombocyte, और इसीलिए जब प्लेटलेट कम हो जाती है thrombocytopenia. So there is a difficulty in blood clotting. Neat question. Now leukocyte. तो हम इस पे क्यों जोर दें? बिकॉज ल्यूकोसाइट WBCs आर इन्वॉल्व इन डिफेंस. अब ये जो WBC या ल्यूकोसाइट है, दे आर ऑफ 2 टाइप, ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट. नो आई विल नॉट गो इन डिटेल बिकॉज द थिंग हॅव बीन टॉट टू यू. जेवढं कामाचं तेवढं सांगतो. ग्रॅन्युलोसाइट्स म्हणजे अशा WBC ज्याच्या सायटोप्लाझम मध्ये ग्रॅन्युल्स आहे. They are 65% of the total WBC. एक ग्रॅन्युलोसाइट म्हणजे अशा WBC ज्याच्या सायटोप्लाझम मध्ये ग्रॅन्युल्स नाही. They are 35% of the total WBC. तो हे जे ग्रॅन्युलोसाइट्स असतात, जे 65% ऑफ टोटल WBC असतात, वो 3 प्रकार के हैं. हमने बताया था वो 3 प्रकार कैसे. So न्यूट्रोफाइल, एसिडोफाइल, बैसोफाइल. So न्यूट्रोफाइल some 62%, acidophile so it is say 2%, and basophile say it is 1%. So ये हो गया 65%.
तो ये जो न्यूट्रोफाइल्स है ना, दे आर द चीप सोल्जर्स. इट कम्स अंडर फॅगोसायटिक बॅरियर. आणि यांनाच एनसीईआरटी वाचताना लक्षात ठेवा, हे जे न्यूट्रोफाइल आहे ना, हे आहे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्युकोसाइट. म्हणजे याचा जो न्यूक्लियस असते तो इट हॅज डिफरंट शेप्स अँड साइजेस. एसिडोफाइल, बैसोफाइल, ये बैसोफाइल बड़े काम के हैं. दे प्रोड्यूस हिस्टामाइन ड्यूरिंग एलर्जिक रिस्पॉन्स एंड हिपैरिन एज अ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट. Acidophiles, they increase in number in allergy. Now, egg granulocyte. So it is say 35% of the total WBC. तो मोनोसाइट्स जो ग्रैन्युलोसाइट्स रहते वो रहते 5% और लिम्फोसाइट्स रहते 30%. तो हे जे मोनोसाइट्स असतात ना, हे लार्जेस्ट ब्लड सेल असतात. ध्यान रहे, न्यूट्रोफाइल एंड मोनोसाइट आर मोस्ट एक्टिव फॅगोसाइट्स ऑफ अवर बॉडी, सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी. आणि हे जे लिम्फोसाइट्स आहेत ना, सो हे लिम्फोसाइट्स आहेत अ मेन पार्ट ऑफ अक्वायर्ड इम्युनिटी. म्हणजे जी रोगप्रतिकार क्षमता आपण स्वतः प्राप्त केली ना, त्याचं सगळं क्रेडिट कोणाला जातं? लिम्फोसाइट्सला जातं. 30% असतात. वी हॅव अराउंड 1 ट्रिलियन लिम्फोसाइट. नाउ हे जे लिम्फोसाइट्स आहेत, विच इज अ टाइप ऑफ WBC. सो दे आर ऑफ 2 टाइप, बी सेल एंड टी सेल. ये भी आपको बताया गया कि the lymphocyte which are manufactured in bone marrow and mature and differentiate there only, ज्यांचा कारखाना बोन मॅरो आहे आणि तिथेच ते मॅच्युअर अँड डिफरन्शिएट झाले, त्यांना बी लिम्फोसाइट किंवा बी सेल म्हणतात. और इनकी वजह से रहती एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्युनिटी और ह्युमोरल इम्युनिटी. अक्वायर्ड मध्ये मी सांगेन, म्हणजे जे पुढचं लेक्चर आहे त्याच्यात मी सांगेन. अब ध्यान में रखो, अंच्या टी लिम्फोसाइट असतात, तो ये टी माने थाइमोसाइट. मीन्स द लिम्फोसाइट्स विच आर ओरिजिनेटेड, matured, differentiated in thymus gland, which is near heart, are called T lymphocyte. या T lymphocyte मुळे असते ना सेल मेडिएटेड इम्युनिटी और सेल्युलर इम्युनिटी. तो B lymphocyte मुळे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्युनिटी, T lymphocyte मुळे सेल मेडिएटेड इम्युनिटी. तो सर हमने ये 5-10 मिनट ब्लड क्यों सीखा? क्योंकि इम्यूनिटी आगे जब जाएगा तो आपको बहुत बार ये शब्द आएंगे, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, उसके बाद लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स, टी सेल्स, और इसके लिए हम लोगों ने ये ब्लड देख लिया. अब हम लोग वो इम्यूनिटी हम लोगों की जो शुरू है उसको कंटिन्यू करेंगे. तो जैसे एनाटॉमिकल बैरियर इज स्किन प्लस म्यूकस कोटेड एपिथेलियम, फिजियोलॉजिकल बैरियर इज द सलाइवा इन माउथ, टीयर इन आईज, सेरुमेन इन ईयर, एसिडिटी ऑफ स्टमक, इंटरफेरॉन्स, बॉडी टेम्परेचर. सेल्युलर और फैगोसाइटिक बैरियर, this was our discussion, and for a little while we were away from the immunity and we have cleared once again, recall the concept of blood. तो सेल्युलर किंवा फॅगोसाइटिक बॅरियर म्हणजे काय? तो आपल्या ब्लड मध्ये जे फॅगोसाइट्स आहेत
जो दुश्मन को नष्ट करते हैं वो है न्यूट्रोफाइल. मगाशी मी सांगितलं चीफ सोल्जर्स, PMNL. तो फॅगोसायटिक और सेल्युलर बॅरियर मध्ये कोण येतं? न्यूट्रोफाइल येतं. मोनोसाइट, अभी हमने देखा WBC में अग्रेनुलोसाइट मध्ये मोनोसाइट्स होते, लार्जेस्ट ब्लड सेल्स. तीसरा NK सेल, नेचुरल किलर सेल, जो कि काइंड ऑफ लिम्फोसाइट है. तो सर ये मैक्रोफेग क्या है? तो ये जो मोनोसाइट्स रहते वो ब्लड मैक्रोफेग है और कुछ टिश्यू मैक्रोफेग भी रहते. एनिमल टिश्यू नाम के चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि त्वचा के नीचे जो एरेओलर कनेक्टिव टिश्यू रहता उसमें एडिपोसाइट, मैक्रोफेग, ये सब उसमें आएगा. बैसोफिल्स भी उसमें रहते. तो वन्स अगेन सेल्युलर बॅरियर या फॅगोसायटिक बॅरियर मध्ये कोण येतं? न्यूट्रोफाइल, मोनोसाइट, NK सेल आणि मैक्रोफेग. नाउ साइटोकिन बैरियर जो एनसीईआरटी में जो दिया है वो तो मैंने डाल दिया फिजियोलॉजी में. अब इन्फ्लामेटरी बैरियर, आता हे तुम्ही व्यवस्थित शिका. सुनो, wherever there is injury or infection, 4 things are noticed: redness, swelling, pain, and reduction of heat, that is fever. पुन्हा ऐका, शरीर पे जहां भी होगी कोई इंजुरी या कोई इन्फेक्शन, शरीरावर जिथे कुठे जखम होते किंवा इन्फेक्शन होते तिथे 4 गोष्टी दिसतात: लाल होणे, सूजन येणे, रेडनेस, स्वेलिंग, वेदना, पेन, आणि मग ताप येणे. बघा, डोळ्याला जर फटका लागला या कोई कीटक चले गया तो आंख लाल हो जाती. साइकिल से कोई छात्र गिर गया, कोई स्टूडेंट गिर गया और कहीं पे खरोच आई तो वहां रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड फीवर. तो जिथं कुठं होते इंजुरी किंवा इन्फेक्शन तिथेच फक्त होते इन्फ्लामेशन. आता हे जे इन्फ्लामेशन आहे हे चांगलं आहे का? हो, इट्स अ प्रोटेक्टिव्ह बॅरियर. इट्स अ पार्ट ऑफ अ इनेट इम्युनिटी, म्हणजे इट इज प्रेझेंट राईट फ्रॉम द बर्थ. इन्फ्लामेशनला लॅटिन भाषामध्ये आयटिस म्हणतात, ITIS. इन्फ्लामेशन को लैटिन भाषा में आइटिस कहते. जैसे आंखों में अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो कंजक्टिवाइटिस, नाक में हुआ तो राइनिटिस, स्टमक में हुआ गैस्ट्राइटिस, कोलोन में हुआ कोलोनाइटिस. तो आइटिस शब्द लागला कि समझायचं इन्फ्लामेशन. अब हमें साबित करना है कि ये अच्छा कैसा है. तो सुनो, जहां कहीं भी होगी इंजुरी या इन्फेक्शन तो क्यों होता है उस लोकल एरिया में? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इज ऑलवेज लोकलाइज. डोळ्याला जखम झाली तर नाक लाल होणार नाही. सो इट इज ऑलवेज कन्फाइंड टू दैट प्लेस ओनली. तो कैसे हुआ रेडनेस, स्वेलिंग, पेन आणि फीवर? लेट अस सी. तो वेनेवर देयर इज अ इंजुरी और इन्फेक्शन, जिस एरिया में ये हुआ वहां की डैमेज मास सेल अँड बॅसोफिल, जिथं कुठं जखम झाली असेल किंवा इन्फेक्शन झालं असेल तिकडच्या डॅमेज झालेल्या
मास्ट सेल आणि बॅसोफिल देतात हिस्टामाइन आणि प्रोस्टॅग्लॅंडिन्स. मग उससे क्या होगा? तो हिस्टामाइन एंड प्रोस्टैग्लैंडिन इंक्रीजेस द कैपिलरी परमियाबिलिटी. दे आर वैसोडायलेटर. अंडरलाइन, हिस्टामाइन्स आर वैसोडायलेटर. तो वहां की कैपिलरी की परमियाबिलिटी पहले से बढ़ गई, तो वहां टिश्यू फ्लूइड लीक हो गया, और टिश्यू फ्लूइड लीक होने से हुआ स्वेलिंग. तो फर्स्ट स्टेप in inflammation is damage mast cell and basophil gives histamine prostaglandin. Second step is increased capillary permeability. Third step is अब जहां टिश्यू फ्लूइड आ गया कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ने से, तो वहां बैक्टीरियासाइडल सीरम प्रोटीन्स आते और उस एरिया में वो इंफेक्शन को कंट्रोल करते. तो सर फिर अगर कोई 8वीं का स्कूली छात्र स्कूल से लौटते वक्त गिर जाता है और उसको इन्फ्लामेशन हो गया घुटने का, तो आपने तो कहा कि इन्फ्लामेशन अच्छा है, उस एरिया में जो बैक्टीरियासाइडल प्रोटीन्स आएंगे वो फर्दर इंफेक्शन नहीं होने देंगे, तो फिर वो दवा क्यों लेता है? बिकॉज इन्फ्लामेशन की वजह से उस पार्ट का फंक्शन हैम्पर होता है, और उस इन्फ्लामेशन को सबसाइड करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी जो भी करेंगे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे सेराटोपेप्टाइड्स, पेन रिड्यूस करने के लिए कुछ डाइक्लोफिनेक्लाइन, फीवर कम करने के लिए से इट इज एनी एंटीपायरेटिक, ऐसी दवाई फिर आप डॉक्टर बनने के बाद उस ऐसे बच्चों को देते हैं. तो हे जे इन्फ्लामेशन असतं ना, तो हे एक प्रकारचा प्रोटेक्टिव्ह रिस्पॉन्स आहे. तो आता मी एका मिनिटात रिकॉल करून देतो की रोग प्रतिकार क्षमता 2 प्रकारची आहे. जन्म से इनेट, जन्म के बाद अक्वायर्ड. इनेट जो है वो नॉन स्पेसिफिक, इट इज बिकॉज ऑफ 4 बैरियर: एनाटॉमिकल बैरियर, skin, mucous coated epithelium; physiological barrier, body secretion, acidity and fever; also interferon, antiviral substance produced by virus infected cell. या दोघां मिळून बनली होती फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. तो ये आप है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है. इसको चीर के कोई आप तक पहुंचने की कोशिश करे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा. अभी फॅगोसाइटिक माने सेल्युलर बॅरियर म्हणजे कोण आठवा? न्यूट्रोफाइल म्हणजे PMNL, मोनोसाइट्स, NK सेल अ काइंड ऑफ लिम्फोसाइट्स अँड मॅक्रोफेज, आणि शेवटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. तो ही असते सेकंड लाइन, म्हणजे ही तुम्हाला आता प्रोटेक्ट करते सेकेंड लाइन. और सर इसको भी चीर के आ गया तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा. अभी आपके पास इनेट इम्यूनिटी खत्म हो गई जो माता पिता से आई थी, जो आपकी नहीं है खुद की, पर आपके पास और एक रोग प्रतिकार क्षमता है जो आपने खुद ने प्राप्त की है, एंड दैट इज अक्वायर्ड और specific immunity or defense, and this is third line. So this is a third line of defense. So अब हम लोग बात करेंगे acquired या specific defense की. Now take a pause.